कि कुछ नेता जो कालानी के आशीर्वाद से चुन के आते हैं, ऐसे लोगों को भी डूब मरना चाहिए। तो आज बरश शिवनानी जी की उनको एक सलाह है, रिक्वेस्ट है, सलाह, क्योंकि शायद उन नेताओं को अंग्रेजी कम आती है उनको, तो मैं इसके लिए सलाह दे रहा हूँ। एक निवेदन भी करता हूँ उनकी तरफ से कि कृपया आप जिस पार्टी में हो उस पार्टी को छोड़ के चाहिए तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बरश शिवनानी आपका स्वागत करेंगे। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आइए लेते एक मुलाकात एडवोकेट बरश शिवनानी जी से। एक सवाल पूछने से पहले मैं कहना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि 3 दिन तक मेरी थोड़ी तबीयत ठीक न होने के कारण आपके शो में आ नहीं पाया, उसके लिए माफ़ी। और आज भरत जी के पास में आए हैं। शहर के अंदर जैसे मानो कुछ दिनों से एक क्राइम का स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। मार धाड़, आप पुलिस स्टेशन के बाहर लेकर देखेंगे तो लोगों की भीड़। आप एडवोकेट हैं, आप रोज कोर्ट जाते हैं, आपको क्या लगता है कि ऐसे नहीं लग रहा कि भी कुछ महीनों से मतलब क्राइम का स्तर इतना बढ़ चुका है, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर मतलब स्थानिक आमदार को भी बीच में आना पड़ा। क्या कहेंगे इस विषय में आप? जैकी जी, पहले तो आपकी हेल्थ के बारे में मैं कहूँगा, वी ऑल ऑडियंस विश यू अ वेरी स्पीडी रिकवरी। थैंक यू सो मच। हम बहुत आपका चैनल देखते हैं, सो वी आर फॉन्ड ऑफ यू। तो आप एब्सेंट मत रहिए, प्रेजेंट ही रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू ऑलवेज। और रही बात क्राइम की ना जैकी जी, मैं इतना समझता हूँ कि क्राइम एक इंडिकेशन है कि इलेक्शन ज़रूर बहुत नज़दीक दरवाजे पे है। और क्राइम तो ठीक है, बट जितने अपराध जानबूझ के राजनीति करके हम राष्ट्रवादियों के अगेंस्ट में जितने रजिस्टर हो रहे हैं, मसलन आपको अभी रिसेंटली पता है हमारे ओमी कालानी जी के ऊपर एक छोटी सी FIR की एक एक्टिविटी, जो मैं कहूँगा कहीं ना कहीं वो गेम प्ले थी। उस पर भी मैं बहुत सारे थे कि यार अगर आपको कहीं ऐसा करना ही था तो वाई डिडंट पुलिस डू एन इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट, डायरेक्ट FIR। तो वो एक बहुत था। और एक तो किसी चैनल में, या आपके चैनल पे किसी ने कहा था कि पुलिस FIR नहीं ले रही थी तो हम ऊपर के सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर के पास गए, वहाँ से प्रेशर लाया और हमने करवाया। तो ये एक इंडिकेशन है कि यार इलेक्शन आने वाला है और ओमी सर के ऊपर जानबूझ के ये तो हमारे ओमी सर थोड़े एक लायन है, शेर है, तो इवेंचुअली कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है उनको। हाँ, रही बात क्राइम की, क्राइम बहुत बढ़ गया है। मैं क्राइम से मुझे ये याद आता है जैकी जी, हाल ही में 2-3 दिन या मे बी अराउंड एक हफ्ता या मे बी 3-4 दिन हुए रहेंगे, मेरे वार्ड में एक ड्रग एडिक्ट माहौल बहुत है। तो बहुत ड्रग एडिक्ट माहौल है। तो मैंने सीनियर PI से, जैसे हमारी अच्छी कनेक्शंस हैं, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी। एक आधा बार मैंने आंदोलन भी किया था चोरियों के मामलों में, और वो आपने मेरे चैनल पे आपने पुलिस स्टेशन के बाहर में वहाँ से गुजरा, आपको देखा तो मैं भी खड़ा हो गया था। वो भी बहुत अच्छा हुआ था। तो उस केस में मुझे PI ने प्रॉमिस किया था कि मैं पेट्रोलिंग बहुत अच्छी तरीके से करवाऊंगा। तो मैंने उनको एक रिंग किया, सर पेट्रोलिंग आपने बोला था बट बहुत कम हो रही है। तो वो बहुत इतने अच्छे व्यक्ति हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 2 मिनट आइए, मैं आपको 2 मेरे कांस्टेबल देता हूँ। हाँ, मैं आपको 2 मेरे कांस्टेबल देता हूँ, आप उनको अपनी एरियाज़ में घुमा लीजिए, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि क्या कैसे करना है काम। तो उन दोनों कांस्टेबल को मैं लिटरली पूरे मेरे वार्ड को रात को करीबन 11 बजे, और हमारे पाइपलाइन पे उस टाइम पे अखंड हरिनाम सप्ताह भी चल रहा था। तो लोग देख के थोड़े हैरान भी हो गए कि यार भरत, आप कांस्टेबल सिविल में थे बट हाथ में डंडा था। तो उनको तो मैं अपनी एरिया दिखा रहा था, तो लोग हैरान हो गए कि भरत क्यों, आप कांस्टेबल क्यों लेके आए, कुछ प्रॉब्लम हुआ है? तो नहीं यार, हमारे यहाँ पे चोरियाँ बहुत हो रही हैं, तो उसके लिए मैं ये भी करा रहा हूँ। और थोड़े ड्रग एडिक्ट एरियाज़ हैं, तो उनको मैंने वो दिखा दिया था। और इसी वजह से 3-4 जो एरियाज़ उनको दिखा के पूरे वार्ड में घुमा के एग्जैक्टली 4-5 दिन के बाद शायद यही 2 कांस्टेबल्स थे जिन्होंने मेरे वार्ड में से एक एलिज्ड व्यक्ति को पकड़ा, जो बेचारा 18 ईयर्स का बच्चा था, और उनको नार्कोटिक NDPS एक एक्ट है, नार्कोटिक ड्रग साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट है, तो उसमें उनको
अरेस्ट किया था, तो मुझे उसकी मदर का रात को फ़ोन आया था। तो मैंने पहले उनको समझाया, ताई अगर ऐसा है आपके बच्चे ड्रग एडिक्ट हैं तो आपको थोड़ा सा उसके ऊपर संभालना चाहिए। सही है, ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ें तो हम कहीं सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। मैं मानता हूँ कि लीगल रेमेडी सबको है, बट अगर आपका बच्चा अगर इस एक्टिविटीज़ में है तो मुझे लगता है आप थोड़ा सा संभाल लीजिए। तो उसने कहा भरत जी प्लीज़ आप समझिए, मेरा बच्चा क्या होता कि 4 लोग एक जगह पे खड़े थे, कुछ कर रहे थे, मेरा लड़का वहाँ से पास हो रहा था। अब जैसे ही पुलिस आई, उस पास वाले लड़के को जैसे ही उसने पूछा, 4 भाग गए और उसको पकड़ लिया मेरे बेटे को। अच्छा, तो मेरा लड़का कैसे अक्यूज भी नहीं होता है, वो कन्विक्ट तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने कहा देखो अगर ये ट्रू है और मैं आपके पहले बेटे से बात करूंगा, अगर राइट है तो फिर मैं आपको इस केस में सपोर्ट करूंगा, नहीं तो प्लीज़ इस केस में मैं ड्रग एडिक्ट को सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा मतलब इस प्रति मेरा क्लियर रोल है। जो ड्रग एडिक्ट है मैं उनको सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, फिर वो दारू पीते हैं, ड्रग एडिक्ट है, मैं उनको सपोर्ट नहीं करूँगा, मेरा क्लियर था। तो उसके लड़के ने भी सेम स्टेटमेंट कहा, सर मैं एक अमेज़ॉन कंपनी में जॉब करता हूँ और 15 से 20 हज़ार की मेरी अर्निंग सैलरी है, मेरे घर पे और कोई नहीं है कमाने वाला। सोर्स नहीं कमाने। हाँ, अगर आप मुझे बताओ सर, अगर मैं अर्न करता हूँ तो मैं ये काम कैसे करूँगा, क्योंकि ड्रग एडिक्ट इतना आसान तो नहीं है, अगर है तो हमेशा करेगा, जॉब नहीं कर पाएगा आदमी। मैं कन्विंस हो गया, तो मैंने इनको कांस्टेबल को कहा उस टाइम पे, तो उन्होंने बोला सर आम्ही FIR दर्ज केला। मैं बोला मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपकी स्टेज क्या है। तो बोला सर आम्ही FIR केलं आहे और NDPS ॲक्टमध्ये आम्ही रजिस्टर केलं आहे, सेक्शन 8 आम्ही लावलं आहे। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं वहाँ से निकला और उसकी मम्मी को वही बोला कि रात को 12-1 बजे थे शायद, कि आप निश्चित रहिए, मैं सवेरे जाके इसका मैं बेल करवा लूँगा। क्योंकि देखो मैं भी समझता हूँ कि वो बच्चा एक नादान था, कहीं उसको पता नहीं था, और उसके कॉन्फिडेंस में मैं समझ गया कि उसने कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट डे कोर्ट में एक लेडी जज है हमारे 1 नंबर कोर्ट की, थोड़ी आर्ग्यूमेंट हुई, बट इवेंचुअली वो भी समझ गई कि पुलिस ने सब्सटेंस कुछ रिकवर किया नहीं है। सब्सटेंस रिकवर मतलब रिकवरी के लिए कुछ है ही नहीं। जनरली बेल डिनाई किस बात पे की जाती है, अगर कुछ एक्टिविटी मर्डर है, एक्सटॉर्शन है, फलाना ढिकाना है, कुछ ऑडियो रिकवर करना है, कुछ चाकू रिकवर करना है, या कुछ NDPS नार्कोटिक्स में कुछ सब्सटेंस रिकवर करना है, तो पुलिस ने कहा रिकवरी के लिए कुछ है ही नहीं। मैंने कहा रिकवरी के लिए नहीं है मैम, तो फिर आपको इमीडिएटली इनको बेल देना चाहिए। देखा मैंने कि ड्रग्स को लेके हमारे काफ़ी युवा पीढ़ी मानो फिसलते जा रही है उस तरफ। सर आपने कभी युवा पीढ़ी, तो आप बोलते रहते हो आप कि युवा पीढ़ी, उनको कभी आपने जॉब देने की कोशिश की है? उनको कभी एजुकेशन भी दी है? मैं बोलता हूँ एजुकेशन एक हक है, राइट टू एजुकेशन है, सही है, बट आप वो तो गैप कौन भरेगा? से फॉर एग्जांपल आप एक मेरे वार्ड के एक व्यक्ति हैं जिनको राइट टू एजुकेशन है, आपको पता ही नहीं है कि मैं स्कूल में जाऊं और मुझे वो राइट टू एजुकेशन मेरा हक मैं कैसे लूं। आप सरकार को तो मैं बोलूँगा वो कहीं ना कहीं एक सिस्टम बनाइए जहाँ पे उनको हक है, बट उनको हक मिलना कैसे चाहिए वो तो करो। मेरे मुकुंद नगर पाइपलाइन में कितने बच्चे फालतू घूम रहे हैं, अरे फालतू घूम रहे हैं, कुछ पढ़ नहीं रहे, और उनको पता है कि हाँ हक है, बट हक यूज़ कैसे करना चाहिए पता नहीं है। कितने स्कूल वाले बच्चियों से फी लेते हैं जब अंडर द एज ऑफ 6 स्टैंडर्ड। एक और सवाल पे आते हैं, एक सेकंड, तो उस केस में उनको बेल मिल गई, सो ही वाज हैप्पी। उसके बाद मुझे मेरे वार्ड में से 8 या 10 लोगों ने, बच्चों ने फ़ोन किया थैंक यू बोलने के लिए कि आपने मेरे भाई को छुड़वाया, बट उनसे मैंने प्रॉमिस लिया नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई भी एक्टिविटी अगर तुम लोग देखते हो, कोई ड्रग कंज्यूम कर रहा है, कोई ऐसी जगहों पे प्रोन जगहों पे हो रहा है, प्लीज़ मुझे कॉल करोगे और मैं पुलिस थ्रू उनको अरेस्ट करवाऊँगा। मैं वहाँ पे क्लियर हूँ, मैं ड्रग चीज़ों में कहीं पे किसी को भी सपोर्ट नहीं करूँगा, बट अगर वो जैसे लड़के के मेरे क्लाइंट के केस में वो एक ऑनेस्ट था, 18 ईयर्स का बच्चा था, आई डोंट वांट कि उसको क्राइम में कहीं ज़्यादा ये हो जाए, तो उसके लिए मैंने उनको बेल में हेल्प की। यस, एक और सवाल, और वो पुलिस जो कांस्टेबल है ना वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू टू दिलीप फूलपगारे सर। मेरे 1 या 2 बोलने पे आपने पूरे एरिया में पूरी पेट्रोलिंग चालू कर दी। कुछ एरिया में कमी हुई है, कुछ एरिया में अभी तक, कल मुझे फ़ोन आया मेरे एक वार्ड में से कि भरत अभी भी कुछ चोरियां हो रही हैं हमारे वार्ड में, मुझे सिक्योरिटी की गेट चाहिए। जैकी जी हैं मेरे वार्ड के रेसिडेंट, तो मैंने उनको कहा पहले मैं पेट्रोलिंग पे मुझे ये करवाइए, मुझे वीडियो भेजिए। किसी एक लेडी से आते जाते उन्होंने चेन छीन ली, और जब वो लेडी पुलिस स्टेशन में जाती तो उनको सवाल किया जाता है तू इस टाइम पे कर क्या रही थी, तू ये 3-4 बजे रात को किधर जा रही थी, किधर आ रही थी? तो वहाँ पे वो लेडी कंफ्यूज हो गई, यार कि आप उल्टा सवाल मेरे से कर रहे हो। तो वहाँ पे पुलिस अथॉरिटी से मैं एक सपोर्ट भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार आप एक लेडीज से तो कम से कम सवाल जवाब आपका हक है,
बट आप लेडी से तो एक लेडी कांस्टेबल होनी चाहिए सामने, कुछ पूछने के लिए, कुछ करने के लिए। वो लेडी इतनी कंफ्यूज हो गई, वो गई नहीं पुलिस स्टेशन, बोला यार बाहर में जाए मेरी सोने की चैन। इससे मनोबल बढ़ेगा चोरों का। मनोबल बढ़ेगा। तो कहाँ ना कहाँ पे पुलिस अथॉरिटीज़ को सामने आना चाहिए और थोड़ा सा ये केस में सपोर्ट करना चाहिए और पेट्रोलिंग थोड़ी और बढ़ानी चाहिए। ये मेरी दिलीप फुलपाकर साहब के साथ एक विनंती होगी, नम्र विनंती होगी। यस। एक छोटा सवाल एक और, अभी हाल ही में आपके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता के ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई शहर के अंदर, उल्लासनगर शहर के अंदर। ओके ओके, हाँ 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 हाँ। देखिए मैं आप इस विषय को कैसे देखते हैं? मैं अपने आप को ना, मैं एक समझ गया ना आप सब? हाँ हाँ सर, बहुत अच्छा, बहुत क्लियर है। मैं अपने आप को ना एक राष्ट्रवादी, ठीक है, मैं एक ज़्यादातर मैं कालानीज़ के एम्बिट में आता हूँ। मैं राष्ट्रवादी आता हूँ बट मैं कालानीज़ के एम्बिट में ज़्यादा आता हूँ। तो मैं ज़्यादातर कंट्रोवर्सी में कमेंट करना नहीं चाहूँगा, बट अब जब आपने पूछा है तो मुझे थोड़ा सा एक ऑड लगा। देखिए, मुझे राष्ट्रवादी वालों से ये सवाल पूछना ही था। हाँ, नहीं, बट मैं आज पब्लिक फिगर में ना एक ऑनेस्ट, एक एजुकेटेड, एक क्लियर, एक बहुत अच्छा फेस हूँ। वहाँ पे मैं पब्लिक का बेनिफिट करने आया हूँ, मैं कोई पार्टीवाद करने नहीं आया हूँ। तो जहाँ पे मुझे पब्लिक का बेनिफिट लगेगा ना, मैं एक बार मेरे सुप्रीमो, मेरे सर से, मैं ओमी सर से थोड़ा सा मांग के लूँगा, बट मैं वो काम करा के लूँगा। वो ओमी सर का काम है कि वो कैसे काम करवाते हैं, फिर वो राष्ट्रवादी कराएंगे, कैसे भी कराएंगे। बट हैविंग सेड दैट, आपने जो कहा वो हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे अजित पवार साहब। हाँ, माजी चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे। तो उस केस में मैंने वो कंट्रोवर्सी देखी कि ये एक क्राफ्टेड कंट्रोवर्सी है, क्राफ्टेड, क्योंकि मुझे लगता है मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा उन्होंने क्या कहा, क्या सही कहा, क्या गलत कहा, बट 3 दिन तक अधिवेशन में कोई कुछ नहीं बोलता है और बाद में ऊपर से ऑर्डर आता होगा पक्का, तो इन्होंने चालू हो गया। और मुझे थोड़ी ऑड क्या लगी, जो मैं अभी हंस रहा हूँ ना, मेरे हंसने का एक ही रीज़न है, नीम का पत्ता कड़वा है, अजित पवार है। मैं थोड़ा सा ये स्टेटमेंट मैंने मीडिया में सुनी। अच्छा, आप, मुझे पता नहीं आप कितने एक्टिव हैं, बट किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के प्रेसिडेंट ऐसे बोर्ड लेके चिल्ला रहे थे, नीम का पत्ता कड़वा है, अजित पवार। अरे यार, मैं थोड़ा सा वो वर्ड, अगर मैं आपके कैमरा के माध्यम से, मारो आंदोलन था, वो एक रैली भी निकाली थी। नहीं, दैट इज फाइन। वो डांस कर रहे थे, वो मतलब बैनर पे लात मार रहे थे। मैं कहता हूँ यार, हम एक स्टैंडर्ड तो रखिए किसी भी पार्टी राजनीति में, और एक राजनेता को एक स्टैंडर्ड काउंट होता है। मैंने भी वो न्यूज़ देखी थी। मुझे तो मतलब उस नेता को देख के मुझे लगा कि कहीं उनके कमर में लचक ना पड़ जाए। हाँ। उस तरीके से वो डांस कर रहे थे, एक्चुअली दिख रहा था ऐसा, लेकिन वो लाते मार रहे थे, डांस नहीं कर रहे थे। मुझे भी लग रहा था कि डांस कर रहे, लेकिन बाद में देखा मैंने बरोबर ध्यान से। मैं आपसे पूछता हूँ, लचक ना आ जाए उनको, मेरे को भी उनकी भी चिंता है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने और कोई पार्टी प्रेसिडेंट को देखा है? नहीं, आज तक तो नहीं इस तरीके से रोड पे जाते हुए। मैं बताऊँ आप क्यों यार, आंदोलन काफी हुए हैं शहर में, पार्टी प्रेसिडेंट। हाँ, पार्टी प्रेसिडेंट्स लोगों ने, लेकिन इस तरह, अच्छा नाम बताइए कौन सा पार्टी प्रेसिडेंट? इस तरीके के नहीं ठीक है ना, हुए आंदोलन। कौन से पार्टी प्रेसिडेंट को आपने रोड पे देखा है? पार्टी प्रेसिडेंट का काम है कि मुद्दे को लेके रोड तक लेके आए। कौन से पार्टी प्रेसिडेंट को रोड पे देखा? काफी पार्टी में देखा, फॉर एग्जांपल बहुत पार्टी को देखा, सभी पार्टी को देखा लगभग। सर आप नाम तो बताइए। लगभग किसी पार्टी का क्या नाम लूं? मैंने सभी पार्टियों को देखा है, मैंने सभी बड़े बड़े नेताओं को देखा है, लेकिन इस तरह की जो देखा मैंने, वो डांस का मैं वो 2 सेकंड के लिए हैरान हो गया कि पॉलिटिक्स में मैं बोलूंगा यार, मैं गंदे शब्दों का उपयोग करना किसी भी शहर के नेता को ये शोभा नहीं देता है। ये बात में मैं आपसे सहमत हूँ। नीम का पत्ता कड़वा है, अजित पवार डैश है। ओह गॉड, मैं तो मतलब इतनी स्तर छोटी हो सकती है, गिर चुकी है हमारे शहर में राजनीति, मानो काफी स्तर तक नीचे गिर चुकी है, जिसके कारण ये है। अरे आप, मैं बोलता हूँ, आप अधिवेशन में क्यों जाते हो? फोटो निकालने और इवेंचुअली एमएलए का क्या काम है? एक परहैप्स विंटर असेंबली में क्या काम था? वो जो शहर के मुद्दे लेके आगे अंदर बात करें। कौन सा मुद्दा उठाया उन्होंने? 50 ml पानी हुआ। क्राइम के, ये जो लॉटरी, वो एक विषय था उनका। नहीं बट चलो ठीक है, क्राइम पे था, 2-3 लाख थी उनकी, एलक्यू डाले थे उन्होंने, मुझे बताओ। लेकिन जीआर के मुद्दे पर मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, वहाँ पे कोई रिजोल्यूशन जो पब्लिक की डिमांड थी, जो जीआर के मुद्दे पर जो मालिकाना हक जो शहर वासियों को मिलना चाहिए था, वहाँ पर हमारे आमदार जी असफल रहे। 100% अभी तक तो नहीं मिला, आगे मिलेंगे, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ में रहेगी अगर लेके आते हैं तो, क्योंकि शहर की मांग वही है। जैकी जी, मैं कहता हूँ आधा काम तो, आधा से नहीं 75% 80% हमारी ज्योति मैडम करके जा चुकी है।
वो आधा काम कर चुकी हैं, आधा काम लिटरली आपको सिर्फ जीआर लेके आना है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे आप उन लोगों से जाके पूछो जो बिल्डिंग में रह रहे हैं, आज भी उनको पता है कि कल बिल्डिंग गिर भी सकती है। ये तो फिर भी अच्छी बात है, बारिश बंद है, बट आपको लगता है क्या बिल्डिंग अभी भी टिकी रहेगी, मजबूत रहेगी? कभी भी हवा का झोंका के बिल्डिंग गिरी, उनका तो बहुत टेंशन है। तो सही बात है आपकी। अच्छा, मैं बोलता हूँ अधिवेशन एक विंटर सेशन होता है। देखो, मैं एक नगर सेवक भी नहीं हूँ, बट मैं इतना समझता हूँ कि लोगों के प्रॉब्लम्स जो मुझे पता चलते हैं, मैं पुलिस अथॉरिटीज़ में जाता हूँ, यूएमसी में जाता हूँ, फायर डिपार्टमेंट में जाता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी में जाता हूँ, ओमी सर के पास बैठ जाता हूँ, नहीं मुझे सॉल्व करके दो। हमारा काम क्या है? अगर नगर सेवक हम बने हैं या नगर सेवक नहीं भी बने, तो अभी लोगों का इतना आशीर्वाद है कि प्रॉब्लम्स हम अभी भी सॉल्व करते रहते हैं, तो हम जाते हैं अपने अपने हेड पे, वहाँ पे सॉल्व करके आते हैं। तो मैं समझता हूँ एमएलए का भी वही काम होता है। विंटर असेंबली या कोई भी असेंबली नागपुर या फिर मुंबई में 2 ही होते हैं। मैं थोड़ी जानकारी भी दे दूँ, बहुत कम लोगों को पता होता है कि हमारे महाराष्ट्र में ऐसे असेंबली मीट्स 2 ही जगह पे होती है, मुंबई और नागपुर। ये मुझे इसके लिए पता है क्योंकि जब मैं एडवोकेट था तो मैं प्रॉपरली एक सर्वे के हिसाब से हम एडवोकेट सब गए थे, मुंबई और नागपुर दोनों गए थे। तो मैं एमएलए बिना बीइंग एन एमएलए, विदाउट बीइंग एन एमएलए, मैं वहाँ पे जाके बैठ के देखा हूँ, वो महसूस किया टेबल। सो उनका एमएलए का काम होता है कि वहाँ पे जाके पॉइंट रेज करें, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर जो अधिवेशन में आपने क्या बताया था, एक सब्जेक्ट नोटिस बोलते हैं इंग्लिश में, लक्ष्य LAQ, हाँ, सब्जेक्ट नोटिस। तो मैं इस कदर थोड़ा सा मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी डाला था कि आप हमारे उल्लासनगर को रिप्रेजेंट करते हो, आप इलेक्ट्रिक बसेस की इंफॉर्मेशन यूएमसी डिक्लेयर करती है कि हम इलेक्ट्रिक बसेस रन करने वाले हैं, और बहुत अच्छे खुश होके ये पब्लिक न्यूज़ स्प्रेड होती है। वहाँ तक हम उल्लासनगर वासी ठीक भी हैं, खुश भी हैं, पर मैं इनको बोलता हूँ यूएमसी और हमारे एमएलए साहब को कि एक इंट्रोस्पेक्ट करो, क्या आपके पास स्टैंडर्ड रोड्स हैं क्या इलेक्ट्रिक बसेस रन करने के लिए? क्योंकि एक है ना, अच्छा, खड्डे वाले, हाँ, मतलब ये हुआ कि वो भी लोग अपने जेब से पैसे भरेंगे। नहीं, रोड तो है ना। अरे साहब, स्टैंडर्ड रोड्स कहाँ पे? खड्डे तो क्या हुआ, तो रोड तो है। मतलब हम उल्लासनगर को आदत पड़ गई है। हाँ, नहीं, बट मैं इतना कहूँगा कि हम यंगस्टर्स ये सब सहने वाले नहीं हैं। हम पैसे भर रहे हैं ना, आवाज़ उठाइए। हाउस टैक्स भरा ना हमने। हाँ, हाउस टैक्स जो 31, ये भी एक मुद्दा था। मैं 31 जनवरी तक मुझे जैसे इन्फॉर्मेशन पता चला, एक मेरे सभी मित्रगण यारगण को ऑडियो रिलीज करके सबको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि प्लीज़, अभी भी आपके माध्यम से कहता हूँ, आज 9 जनवरी है, 31 जन तक अगर कोई अपनी हाउस टैक्स 22-23 साल की नए नए टैक्सेशन सिस्टम्स के हिसाब से रेटेबल वैल्यू पे अगर वो जाके यूएमसी से बिल लेते हैं और भरते हैं, तो आपको 3% का डिस्काउंट है। और अगर आपके पास पुराना बिल है कैपिटल वैल्यू टैक्स के बेसिस पे, उसको आप रद्दी पे फाड़ दीजिए, या तो फाड़ मत दीजिए, रिकॉर्ड में रखिए। आपको जैसे लॉकडाउन पीरियड हम वापस कभी लाइफ में नहीं आने वाला है, तो वह हम मेमोरी कभी भूलने वाली है। मैं आपको कैपिटल टैक्स एक गारंटी देता हूँ, हम जब नए लोग आएंगे ना, और उसके ऊपर इतने लीडरशिप हाथ होगी, पप्पू सर, ओमी सर, हम ये कैपिटल वैल्यू टैक्स को वो कभी नहीं लाएंगे, और हम ये अपने रिकॉर्ड में रखेंगे, और हम अपोजिशन को दिखा के हंसेंगे उस पर कि तुम लोगों ने ये काम किया था। बिजनेस कभी बढ़ाया नहीं है, उल्टा जो रेसिडेंट्स है उनके ऊपर टैक्सेशन बढ़ा है। बहरहाल वो 31 जन तक आपको अभी भी पीरियड है, प्लीज़ उसको भर के आप 3% डिस्काउंट लीजिए, और भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको यूएमसी टैक्स नहीं भरेंगे तो पालिका डेवलपमेंट कैसे करेगी? डेवलपमेंट, हाँ, ये आपका विषय सही है। तो वो एक इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस बीच के अंदर जो ठीके निकलते हैं ना, हाँ, आंख बंद करके ठीके, अभी हाल ही में 88 करोड़ का ठेका रद्द हुआ। अब कोई, अभी उसके अंदर मैं आपको बोलना चाहूंगा, जैसे कैंसिल ये जो आदेश आया कि 88 करोड़ के ऊपर। सर, मैं एक टॉपिक पे बोलिए, अटक गया हूँ। बोलिए। तो अधिवेशन में क्या होता है, जो हमारे एमएलए हैं वो हमारे मुद्दे उठाते हैं। तो बसेस का हम सोच रहे थे कि हमको बसेस मिलेंगी, तो मैं कहता हूँ आपके पास स्टैंडर्ड रोड्स नहीं है। एक एमएलए सज्जन है जिन्होंने अपनी पर्टिकुलर इसको एरिया को रिप्रेजेंट किया था। उन्होंने कहा था कि BRT करके मेरे एरिया में डिक्लेयर्ड है। मैं पहले पब्लिक को बताता हूँ BRT है क्या। BRT ना एक बस रैपिड ट्रांजिट है। आपको सबको पता होगा कि कोलकाता में जब हम छोटे थे तो बसेस, ट्रैम बसेस होती थी, मतलब एक आज भी है। हाँ, आज भी है। एक डेडिकेटेड ट्रैक है, वहाँ पे बसेस चलती है, जैसे ट्रेन ट्रैक है वैसे बसेस ट्रैक होती हैं, बसेस शेड्यूल्ड वहाँ पे चलती हैं, वहाँ पे आती हैं। तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गया कि यार हमारे महाराष्ट्र में BRT जैसा कॉन्सेप्ट भी है, तो हम उल्लासनगर में जब हमारी बसेस अभी तक नहीं आई हैं तो हम BRT करके क्यों नहीं आते? मतलब हम इतने पिछड़े हुए हैं उल्लासनगर में, क्योंकि हमको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्यों BRT नहीं आना चाहिए? हम टैक्स नहीं भरते,
उल्लासनगर उद्योगपति शहर है ना, हम कल्याण, डोंबिवली महानगर पालिका या फिर इन लोगों से हम कहीं आगे हैं। यूएमसी में आप हाउस टैक्स, आप पता है हमारा बजट कितना है? 1200 करोड़ का हमारा बजट होता है एवरी ईयर। तो यार हम ट्रैम बसेस जैसे बीआरटी जैसे कॉन्सेप्ट हम अलाउ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं उठाते हैं मुद्दे ये? मतलब इनको, या तो देखो मैं बोलता हूँ कि अगर आपका एमएलए है, आपके नगर सेवक तो आपको बताते होंगे ना, अगर आप समझो नहीं निकलते हैं अपने ऑफिस से, आपका बहुत डेडिकेटेड नहीं है, तो आपके जो नगर सेवक है वो बताते होंगे सर हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। पानी का मुद्दा आज उठा रहे हैं जब 10 साल से लोग रो रहे थे। चलो देर आए दुरुस्त है, बट सिर्फ पानी का मुद्दा लेके ये 2005 से शुरू है कि 50 MLD बढ़ना चाहिए। हाँ राइट है, बट इवेंचुअली रिजल्ट तो नहीं आए ना, रिजल्ट नहीं है। और सिर्फ पानी का मुद्दा है आपके शहर में। पानी, नाली, सीसी पैसेज, यही बनाते रहिए, खड्डे, यही बनाते उसी को रहिए। तोड़ो, उसी को बनाओ, उसी के ऊपर रीटेंडरिंग करो, उसके पे करो, कमाओ। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सर, भैया घर कैसे चलेंगे? तभी पब्लिक को कहता हूँ प्लीज़ इस बार ऑनेस्ट लोगों को लाओ। आप ऑनेस्टी अगर इनमें लाएंगे नए नगर सेवकों में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बदलाव आएगा। और बदलाव से एक चेंज जो हमारे यूएमसी में आएगी, जो नए लोग आएंगे उनके वजह से जो एक पॉजिटिविटी आएगी पूरे उल्लासनगर में, दैट विल बी वेरी हैवी। बहुत अच्छा लगा। बीआरटी प्लीज़, मैं अभी भी अगर एमएलए मेरी सुनते हैं, प्लीज़ आपके सरकार में बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं। ऊपर हमारी सरकार बीजेपी की है और शिंदे साहब की है, तो मैं तो ओमी सर को भी ये बात कहूँगा कि सिंस मैं इतना समझता हूँ कि जो हमारे श्रीकांत साहब हैं उन और ओमी साहब के बहुत घनिष्ठ रिश्ते हैं, बहुत घनिष्ठ फ्रेंडशिप है। और मैंने सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ, तो मैं ओमी सर से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं तो ओमी सर को पर्सनली बोलूँगा ही कि बस रैपिड ट्रांजिट ऐसा सिस्टम है सर कि अगर हमने लाया तो ये उल्लासनगर की हिस्ट्री में बहुत बड़ा काम होगा। आप एक इमेजिन करिए डेडिकेटेड रोड्स हैं जहाँ पे बसेस ट्रैवल कर रही हैं, तो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ होता है तो वी विल बी मोर हैप्पी एंड मोर थैंकफुल। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आज भरत जी की क्राइम के बारे में बात करते हुए, और जो आपके वार्ड के अंदर जो ड्रग्स एडिक्ट बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि मतलब अभी परिवर्तन का समय आया है, आना भी चाहिए। जो हमने पिछली बार भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, न भ्रष्टाचार नेता, न उनके रिश्तेदार, न उनके चमचे। रिटायरमेंट आ गई है, रिटायर कीजिए, नई पीढ़ी को आगे लेके आइए, हमारे शहर का विकास कीजिए। इस बार ज़रूरी है, अगर इस बार नहीं तो कभी नहीं। अगर आज ये टाइम परिवर्तन नहीं आया, जूने लोग जो अपने खाली अपना जेब भरने के लिए बैठे हैं, पब्लिक गई साइड में। एक ब्रेक करता हूँ, बोलिए। मैंने ये भी सुना था आपके लास्ट इंटरव्यू में, अजित माखीजान जी के इंटरव्यू में, जहाँ पे आपने कहा था कि कुछ लोग सिर्फ कालानी बैंक्स पे ही जीत के आते हैं। हाँ, कालानी के तो मैं आशीर्वाद से मैंने कहा था, एक माध्यम से आपके रिक्वेस्ट बोलिए ना। मैं उन सभी प्राणियों को, बहुत बड़े व्यक्तियों को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप बेटर एनसीपी के सीट पे लड़िए। मैं क्यों फाइट करें? वो जो कुछ नेता जिनके पिछले बार में हम लोग पिछले इंटरव्यू में कहा था, हमने ऐसे कहा था कि कुछ नेता जो कालानी के आशीर्वाद से चुन के आते हैं, ऐसे लोगों को भी डूब मरना चाहिए। तो आज भरत शिवनानी जी की उनको एक सलाह है, रिक्वेस्ट है, सलाह, क्योंकि शायद उन नेताओं को अंग्रेजी कम आती है उनको, तो मैं इसके लिए सलाह दे रहा हूँ। एक निवेदन भी करता हूँ उनकी तरफ से कि कृपया आप जिस पार्टी में हो उस पार्टी को छोड़ के चाहिए तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भरत शिवनानी आपका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।